नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमारा पहला वीडियो है तो मैं यह ज़रूरी समझता हूं कि मैं अपने इस YouTube चैनल की मंशा और इसके लिए काम कर रहे सभी मित्रों की बात आपके सामने रखूं। हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य होगा उन सभी बातों को आपके सामने रखना जिन्हें आपको जानना जरूरी है। यहाँ हम बहुत ही साधारण भाषा में जो भी मुद्दा होगा आप सभी के बीच रखेंगे और आपकी राय लेंगे। ये देखते हैं कि इस 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से किसको क्या मिला। किसानों, मजदूरों, एमएसएमई सहित किन वर्गों को कितनी राहत है। 5 दिन का जो भी बजट रहा है उससे किन किन सेक्टर्स को क्या क्या फायदा हुआ है। जो बातें हमें यहाँ जानना जरूरी है, जो सभी लोगों को पता होना चाहिए, केवल वही बातें हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इसके लिए आप आगे देखते रहिए। दोस्तों, इस आर्थिक पैकेज का जो पहला बड़ा ऐलान है वो है ईपीएफ से संबंधित। इस ऐलान से किसको क्या फायदे हैं उन्हें समझने से पहले हम समझते हैं कि ईपीएफ क्या है। यदि सरल शब्दों में कहें तो ईपीएफ एक ऐसा निवेश है जो आपके भविष्य में काम ना होने या आपकी रिटायरमेंट के समय काम आता है। जो भी ईपीएफ आपकी मंथली सैलरी से कटता है उसकी देखरेख की जिम्मेदारी ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की होती है, जो कि आपको इस कटी हुई रकम पर ब्याज भी मुहैया कराती है। तो आइए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि ईपीएफ से संबंधित यह जो ऐलान है वह क्या है और इससे किन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सरकार के अनुसार अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त का कर्मचारी और कंपनी के हिस्से का जो भी ईपीएफ होगा वह सरकार देगी। क्या इससे हमको या आपको फ़ायदा होने वाला है, तो यह भी जान लेते हैं। यदि आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां 100 कर्मचारी तक मौजूद हैं और आपकी सैलरी जो है 15,000 से कम है, तो ये आपके लिए ही है। अब इसमें होगा क्या, तो इसे भी समझ लेते हैं। यदि आपकी सैलरी 15,000 है और आपका जो ईपीएफ है वो 12% के हिसाब से कटता है, तो आपका और आपकी कंपनी का यानी कि 24% जो ईपीएफ है वो सरकार देगी। यानी कि यदि 15,000 का देखा जाए, 3600 रुपया अगले 3 महीने तक सरकार आपके लिए जमा करेगी, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। दोस्तों, अब हम अगर बात करें ईपीएफ से संबंधित अगले ऐलान की, तो इसके हिसाब से क्या होगा, अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त जो ईपीएफ की दर 12% थी उसको घटाकर 10% किया जाएगा। और यह उन लोगों के लिए नहीं होगा जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है, क्योंकि उनका जो ईपीएफ है वो ऑलरेडी सरकार जो है वही पे करेगी। अब इसका मकसद क्या रहा है, इसका मकसद ये है कि कर्मचारी अगले 3 महीने तक कुछ बड़ी हुई रकम घर लेके आ सकें। यानी कि यदि आप 30,000 रुपये महीने का कमाते हैं तो इस बार आप 12% की जगह घटा हुआ ईपीएफ यानी कि 10% देंगे। मतलब कि आप 2% एक्स्ट्रा सैलरी, मतलब कि 600 रुपये एक्स्ट्रा लेके आएंगे। अब यह ईपीएफ तो हमारा ही है, 12% देते थे तो भविष्य में हमें मिलता भी था। तो इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह होगा कि जब आप बढ़ी हुई सैलरी लेकर आएंगे तो आप ज़्यादा खर्च करेंगे, और यदि आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी आएगी 6,750 करोड़ रुपए की। मतलब कि इतना पैसा एक्स्ट्रा मार्केट में आएगा। और इससे जो प्रॉफिट नंबर है वो है 4.3 करोड़ जो कर्मचारी हैं वो इससे लाभान्वित होंगे, और 6.5 लाख कंपनीज जो है वो इस प्रॉफिट के अंतर्गत आएंगी। और दूसरी बड़ी बात इसकी यह है कि जो आपकी ईपीएफओ होती है, मतलब कि जो इस प्रोविडेंट फंड को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर भी दबाव कम रहेगा। क्योंकि यदि आप जब ईपीएफ कम देंगे तो उन्हें उस पर ब्याज भी कम देना होगा। तो यहाँ यह कह सकते हैं कि ईपीएफ को भी इसका कुछ फ़ायदा रहेगा। दोस्तों, अगला जो बड़ा फैसला था वो एमएसएमई से संबंधित था, और मोदी ने एमएसएमई के पर काफ़ी जोर भी दिया है। एमएसएमई से होने वाले फ़ायदे और एमएसएमई में किन लोगों को क्या फ़ायदे हैं उन्हें जानने से पहले एक बार हम एमएसएमई को समझते हैं कि एमएसएमई है क्या। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग। इनका एक डेफिनेशन होती है कि किसी कंपनी का इतना निवेश हो और इतना टर्नओवर हो तो वो माइक्रो कैटेगरी के अंदर आएगी। जिसका निवेश इतना है और टर्नओवर इतना है वो स्मॉल के अंदर आएगी, जो कि अभी चेंज हो गया है। मतलब इनकी डेफिनेशन पहले कुछ और थी जो अभी हाल ही में चेंज कर दी गई है। तो मैं उसको आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। एमएसएमई के बदले सेक्टर को बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार एमएसएमई पर इतना जोर क्यों दे रही है। क्योंकि यह उन्हें पता है कि यह एक ऐसा सेक्टर है जो उनकी इस क्रिटिकल सिचुएशन में मदद कर सकता है। क्योंकि ऐसे कई लोग होते हैं जो बिजनेस करने का सपना देखते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण वो शुरू नहीं कर पाते। ऐसे समय में वित्त मंत्री ने सभी एमएसएमई को
बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की सुविधा देने की घोषणा की है। इसे कोलेटरल फ्री भी कहा जाता है। कोलेटरल फ्री मतलब जिसके लिए सरकार के पास आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती। एमएसएमई से होने वाले और बाकी फ़ायदों को समझाने से पहले मैं आपको एमएसएमई का जो चेंज्ड स्ट्रक्चर है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें पहले निवेश, जिन भी एमएसएमई का निवेश 25 लाख से कम होता था और उनका टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 10 लाख से कम होता था, तो वो माइक्रो एमएसएमई के अंतर्गत आते थे। लेकिन अब ये डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, यानी कि अब यदि निवेश आपका 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो के अंतर्गत आएंगे। मतलब 25 लाख से निवेश 1 करोड़ कर दिया गया है और जो टर्नओवर है साल का वो 10 लाख से 5 करोड़ कर दिया गया है। और सेम चीज़ स्मॉल और मीडियम एमएसएमई के लिए भी की गई है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि एमएसएमई के स्ट्रक्चर को चेंज करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो आज से पहले होता क्या था, जो भी एमएसएमई अच्छा प्रदर्शन करती थी तो उन्हें हमेशा यह डर होता था कि उनका आकार बढ़ता है तो ऐसा ना हो कि उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले जो भी टैक्स में जो भी प्रॉफिट है वो कहीं बंद ना हो जाए। तो ऐसी कई एमएसएमई होती थी जो सिर्फ रियायत के लालच में कारोबार नहीं बढ़ने देना चाहती थी। तो इस डेफिनेशन जो उनकी चेंज हुई है, जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, शायद उनका यह डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कंपटीशन की बात होती थी तो जो हमारे लोकल एमएसएमई है वो पीछे रह जाते थे। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए तक का जो टेंडर होगा वो लोकल होगा, ना कि ग्लोबल। मतलब कि यदि कोई 200 करोड़ रुपए का टेंडर आता है तो वो हमारी लोकल एमएसएमईज को दिया जाएगा, ना कि किसी ग्लोबल कंपनी को। तो इससे यह एक वोकल फॉर लोकल वाली बात थी। अब इससे होगा क्या कि जो हमारे स्वदेशी उत्पाद हैं उनको एक बड़ा ब्रांड बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एमएसएमई सेक्टर के जो भी बड़े ऐलान हैं उनसे किनको कितना फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले 45 लाख जो इकाइयाँ हैं वो इससे लाभान्वित होने वाली हैं। मैंने आपको बता दिया है कि 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की सुविधा इसके अंतर्गत दी गई है और जो लोन की अवधि है, जो कर्ज की अवधि है वो 4 साल तक की रखी गई है और ये कोलेटरल फ्री है। मतलब कि आपको सरकार के पास या बैंक के पास कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है और बैंक ना ही आपसे कोई गारंटी फीस लेगा। 12 महीने तक नहीं करना होगा आपको मूलधन का भुगतान। मतलब आपका जो भी मूलधन होगा उसका 1 साल तक आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा। यदि आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसकी आखिरी जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 2020। जहाँ तक मुझे सरकार के एमएसएमई के लिए किए गए प्रयास जो है वो सराहनीय लगते हैं, क्योंकि इनका यदि शॉर्ट टर्म नहीं तो मिडिल टर्म और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। इससे जो भी छोटे उद्योग हैं उन्हें विकास की एक राह मिलेगी और जो हमारी बेरोजगारी जब कम होगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी जो है हमारी अच्छा करेगी। अब यदि कोई मेरा दोस्त जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और वो एमएसएमई के अंतर्गत आना चाहता है तो मैं उससे यहाँ कुछ बातें बता देता हूँ। क्योंकि एमएसएमई के अंतर्गत यदि आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपको बैंक और सरकारों की तरफ से काफ़ी फ़ायदे होते हैं जो आपको मिल जाते हैं। तो मैं उन्हें भी आपको यहाँ समझा देता हूँ। यदि आप में से किसी के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है तो आप इसे एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे आपको जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेंगे उनको मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। यदि आप किसी भी बैंक से, आप एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड और आप किसी भी बैंक से जाके लोन लेते हैं तो जो लोन होगा वो काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे होगा। आपको जो स्टेट गवर्नमेंट होंगी वो भी आपको जो टैक्सेस होंगे, जो सब्सिडीज़ होंगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा उस पर सब्सिडी होगी, वो आपको राज्य सरकार जो है वो आपको प्रोवाइड करा देगी। आपकी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। यदि आपको कोई ज़रूरी सर्टिफिकेट है या लाइसेंस है, यदि आप एमएसएमई के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से और जल्दी मिल जाती हैं। दोस्तों, आर्थिक पैकेज का जो अगला बड़ा ऐलान था वो था टीडीएस दरों में 25% तक की कटौती। अब इस कटौती को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये टीडीएस और टीसीएस क्या है। दोस्तों, हमारी जो सरकार है वो टैक्स 2 तरीके से लेती है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीका। और जो टीडीएस है वो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है टैक्स लेने का। इसे बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यदि हम इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो मैं कहूँगा कि आपकी इनकम का कुछ भाग आपको इनकम देने वाली संस्था द्वारा काट लिया जाता है और उसे सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों, अब मैं बात करूं टीसीएस की तो यह होता है टैक्स कलेक्टेड एट
सोर्स, मतलब कि वह टैक्स जो विक्रेता खरीदार से वसूलता है। अब मैं इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करूं तो मैं मानता हूं कि एक ए व्यक्ति है जो बी व्यक्ति के पास जाता है, जो बी व्यक्ति है वो एक लकड़ी का विक्रेता है। अब ए व्यक्ति उसके पास जाता है और 60,000 रुपये की लकड़ियाँ खरीद लेता है। तो जब वो उसको पेमेंट करता है तो वो 60,000 नहीं करता, वो उसको 63,000 रुपये देता है, मतलब कि 5% एक्स्ट्रा। जो 5% एक्स्ट्रा उसने बी व्यक्ति को दिया है, यही उसका TCS था। दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो 25% की कटौती हुई है उससे मार्केट को क्या फ़ायदा होने वाला है। जो 25% की कटौती होगी वो 14 मई 2020 से 2021 तक, मतलब 31 मार्च 2021 तक के जो भी पेमेंट्स होंगे उन पर लागू होगी। इससे होगा क्या, इससे 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लिक्विडिटी लोगों को मिलेगी, मतलब कि 50,000 करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा इस 25% की कटौती की वजह से मार्केट में आ पाएगा। दोस्तों, सरकार के इस प्रयास ने काफ़ी हद तक मुझे प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत अगले 2 महीने तक प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज और 1 किलोग्राम चना लोगों को दिया जाएगा। इसके जो भी कितने लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं, किन किन लोगों को यह प्रॉफिट मिलने वाला है, उसको मैं 1 बाय 1 आपको समझा देता हूँ। 8 करोड़ श्रमिक जो है इसका प्रॉफिट ले पाएंगे और सरकार जो है इस पर 3500 करोड़ रुपए 3,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रही है। कई राज्यों में जो पलायन हो रहा है, मतलब कि श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, वो जो या फिर जो जहाँ पर हैं उन्हें वहीं पर अनाज की व्यवस्था की जाएगी बिना किसी राशन कार्ड के। जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। और दोस्तों, अगला जो बड़ा ऐलान था वो था कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, मतलब कि इस स्कीम के तहत यदि आपका राशन कार्ड किसी दूसरी जगह का है और आप कहीं दूसरी जगह काम करते हैं तो वहाँ आप अपने हिस्से का अनाज ले सकते हैं। सरकार का मानना है कि अगस्त 2020 तक 23 राज्यों में इसका जो है वो प्रॉफिट मिलने लगेगा लोगों को, और अगस्त 2020 तक 67 करोड़ लोग इस प्रॉफिट को ले पाएंगे। प्रवासी मजदूरों को इससे फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, अब यदि हम बात करें सरकार के दूसरे प्रयासों की, तो यहाँ पर आता है कि किसानों को KCC के जरिए जो है लोन देने की व्यवस्था जो थी अभी, उसमें और इन्वेस्टमेंट किया गया है। मछुआरों और जो पशुपालक हैं उनको भी कम इंटरेस्ट रेट पे संस्थागत तरीके से एक लोन जो है वो मिलेगा। 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो भी लोग हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, उनको आसान शर्तों पर कर्ज जो है वो सरकार मुहैया कराएगी और इसी योजना पर सरकार लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। दोस्तों, हमारे इस कंटेंट को लाने का मकसद था कि सरकार के अच्छे प्रयासों की सराहना करना। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं और मेरी टीम द ट्रुथ आवर्स यह प्रयास करेगी कि आगे के वीडियोस में और अच्छा कंटेंट हो और अच्छी जानकारी हो जो हम आप सभी के सामने लाएं। हमारी टीम एफर्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। सभी लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जीतेगा भारत, तभी हारेगा कोरोना।